नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के बी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ, हमेशा आपके साथ रहेगा। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कुनिचिवा and bonsoir in French. Pradeep ji. Avaria ko chambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever this speaks Swahili. And Pradeep ji, the Sarpanch's murder, Yes, sir. the brutal killing of Santosh Deshmukh Yes. of Masajog village in Maharashtra's Beed Exactly. district. Now that's become a political flashpoint. It is. वो जो जनाब हैं, शख्स जो हैं, जिनका नाम FIR में है और ये कहा जा रहा है कि शायद वो धनंजय मुंडे साहब के साथ उनका कुछ है, वो Valmik Karad and Dhananjay Munde. जी. I think Anjali Damania has shown the Asad Bara. Could they have taken some property Properties together? together. Yes. Land together. Yes. Land together. Unka association was also highlighted by Pankaja Munde in one of the rallies. She said, "Ek patta nahi hilta bina वाल्मीकि कराड़ के बगैर वह धनंजय और अंबादास दानवे जो हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन काउंसिल में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है बाय द वे, असेंबली में नहीं है। अंबादास दानवे माफ कीजिएगा, अंबादास दानवे साहब ने कहा है कि दे डोंट वांट टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट बाय अरेस्टिंग मिस्टर कराड़, ऐसा कहा जा रहा है। अब असल में क्या है मुझे तो मालूम नहीं है और मुझे लगता नहीं है वैसे कि आई डोंट थिंक मिस्टर देवेंद्र फडणवीस would succumb to any of this kind of pressure. मुझे नहीं लगता। Why will he take the risk? उन्होंने clear cut on the floor of the house कहा कि the law will take its own course and the people, however big, जी। there will be no reprieve for anybody. और एक तो ये हो गया और वो उधर वो सोमनाथ सूर्यवंशी साहब की जो मृत्यु हुई है पुलिस कस्टडी में परभणी में, राहुल गांधी tried to inflame it. जी, वो एक और प्रॉब्लम आ गई है। और तीसरा वो अम्बेडकर जी का जो इशू है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। असम के अंदर वो जो है बड़ी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, महाराष्ट्र में हुई हैं, हर जगह पर हुई हैं। मतलब it's becoming a potboiler, so to speak. I mean, very frankly, I had expected that as soon as the new government comes in, their priorities would be, the farmers, Marathwada, Western Maharashtra, and of course Vidarbha, Khandesh, जहाँ पर फार्मर्स की सुसाइड हुई हैं, जहाँ पर अभी पानी नहीं पहुँच रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज द टाइम रियली एंड ट्रूली टू प्लान फॉर इट, क्योंकि सूखा जो पड़ेगा वो आपको अप्रैल मई जून में उसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप अभी प्लान करते हैं तो हो सकता है कि इस बार स्थिति जो है अच्छी हो जाए। I think Fadnavis ji had a fantastic plan for Marathwada irrigation and everything is concerned. Yes. And he had always had Jalyuk Chavir hai, jo I think the MVA government tried to stop it. But I hope he starts again. Yes. I really and truly hope he starts again because that ought to be the priority. और उसके अलावा I have been told, अंदर की खबर ये है कि मुख्यमंत्री फडणवीस जी जो हैं वो टोटली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस बार, मतलब उनका ध्यान जो केंद्रित रहेगा वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर रहेगा कि जितनी जल्द से जल्द लोगों को नौकरियां मिलें वो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस, ठीक है आप लड़की बहन योजना के तहत 2100 रुपये देंगे, लेकिन उन लोगों को, उनमें से जो महिलाएं हैं जो नौकरी कर सकती हैं, अगर उनको आज नौकरी मिल गई, सो यू सेव दैट अमाउंट ऑफ मनी in terms of the government exchequer. And today आज ही 35 lakh women have got their लाडकी बहन का installment, the next installment December वाला. December installment. Yes. So fantastic. The government is totally on its word. तो मतलब सरकार जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। Yes. Nothing is left behind. And today of course is Christmas Eve, so yes, even before Christmas, Happy Christmas to you or Merry Christmas wherever you are. In America they say Happy Christmas. In England they say Merry Christmas. In India of course we always say Merry Christmas. और बड़े दिन की आपको बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। And at the moment with us we have a very distinguished panel indeed. We have our old friend from the Congress Party, Gopal Tiwari साहब from Pune. Gopal Tiwari जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद सर, जय हिंद। And of course the one man that we always love having on the show, Mr. Avdut Wagh, very intellectual, very incisive, and his analysis is usually perfect. And the only person who has said Modi is actually an avatar and descendant of. He had the guts to do it. Yes, and it's always a pleasure listening to Mr. Wagh, especially the historical perspective that he brings onto every subject, especially related to Maharashtra. और सुशील व्यास जी की तो क्या कहना, माशाल्लाह ज़बरदस्त
सुशील व्यास जी का तो विश्लेषण होता है, वो तो सुनने लायक होता है और बड़े प्यार से बोलते हैं, हंस हंस के बोलते हैं। और मतलब जो कहते हैं ना कि लाफिंग स्माइलिंग असैसिन मतलब सामने वाला भी मर जाए और खून भी ना निकले। माशाल्लाह, क्या बात है साहब, जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो गोपाल तिवारी जी, आप क्योंकि आप जो हैं आप दोनों के बीच में फंस गए हैं, एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ एकनाथ शिंदे सेना है, आप कांग्रेस बीच में हैं। तो सर मैं आपसे शुरू करता हूँ, गोपाल तिवारी जी, एक तो सर आप दोनों हैं ना सर, केयर करने के लिए, मेरी बात रखने के लिए सर आप हम दोनों हैं, सर ये राजू जी है। सर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बड़ा और आपको आवाज नहीं आ रही सर? सत्य शोधक पत्रकारिता का हम सलाम करते हैं हमेशा। क्या आप वाघ साहब, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? यू आर पॉइंटिंग टू बहुत लाउड साउंड है गोपाल जी, थोड़ा सा गोपाल जी का साउंड बहुत लाउड आ रहा है। लाउड आ रहा है? अरे दैट्स द फर्स्ट कंप्लेंट। ये सबसे पहली बार हुआ इस शो में कि किसी ने कहा कि बड़ी जोर से आवाज आ रही है। और कम कर दीजिए, और थोड़ा कम हो जाए। अच्छा अवधूत जी अभी ठीक है, अभी आप बहुत ज्यादा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। हेलो गोपाल तिवारी जी, ये बड़ा ईमानदार चॅनल अभी अवधूत जी नाही अवधूत जी आता येतोय का बरोबर? नाही नाही, माझा नाहीये, इतरांना विचारा, मला जास्त येत असेल तर जी. कदाचित माझ्याकडे प्रॉब्लेम आहे, पण जरा तिथेच विचारा. नहीं ज्यादा है। नहीं मला बरोबर येतोय। अरे भाई, वो गोपाल तिवारी जी की आवाज जरा वॉल्यूम आप लोगों ने फुल कर रखी है, जरा कम कीजिएगा थोड़ी इनको सी साउंड हो रही है जोर से। जी। तो थोड़ी सी जरा कम कर दीजिएगा, इट इज ब्लास्टिंग। और व्यास जी का आवाज बहुत लाइट आ रहा है। और व्यास जी वैसे भी बड़ा राजू जी बड़ा धीमा आपका बोलते फिर हैं आवाज बहुत कम आता है मेरे को जी। चलिए गोपाल तिवारी जी, ये बड़ा मतलब ईमान सवाल भी अच्छी तरह से सुनने में आना चाहिए। जी, आई एग्री विद यू गोपाल तिवारी जी, ये बड़ा ईमानदार चैनल है। हम लोग जो है यहाँ पे सच बोलते हैं, यहाँ पर सर इसीलिए तो हम बार बार आते हैं। यहाँ पर हम लोग होड़ में नहीं है कि चाइना से, वियतनाम से, थाईलैंड से हम लोगों को 1 लाख 10 लाख 20 लाख फर्जी व्यूअर आ जाएं, वो नहीं है। अपने यहाँ पे बड़ी ऑनेस्ट चीज होती है, जितनी जो है आपके सामने है। अगर 2 लोग देख रहे हैं चैनल को तो 2 लोग देख रहे हैं, और अगर 10 लाख देख रहे हैं तो 10 लाख देख रहे हैं। फिलहाल YouTube के मुताबिक हम लोगों को तकरीबन 18 लाख लोग देखते हैं, 1.8 मिलियन। बिल्कुल सर। सो वो ऊपर वाले की कृपा है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, सीधी बात है। लेकिन गोपाल तिवारी जी, परभणी में अभी राहुल गांधी जी पहुंचे, परभणी में, वहां पर सोमनाथ सूर्यवंशी जी की पुलिस कस्टडी में उनका देहांत हो गया। और उसके अलावा इधर अपने बीड़ में एक सरपंच साहब जो हैं, उनकी देशमुख जी, उनका कत्ल हो गया। तो उसको लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी आज अंजलि दमनिया जी ने कोई 7/12 का पुरावा सामने रखा है कि धनंजय मुंडे साहब और जो मेन अक्यूज्ड है, जिनका FIR में नाम है, कराड़ साहब कोई हैं, उनको उन दोनों ने कोई जमीन खरीदी थी इकट्ठे। तो क्या ये उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से दानवे साहब जो LOP हैं काउंसिल में, उन्होंने भी कहा है कि उनके तार जो हैं वो धनंजय मुंडे साहब के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हैं। कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में गोपाल तिवारी जी? सर ये दोनों घटना अत्यंत निंदनीय है, महाराष्ट्र के लिए शर्म से सर झुकाने वाली है। जो बीड़ की घटना हुई संतोष देशमुख, उसके बारे में आपसी दुश्मनी, आपसी जेलसी, असूया, कंपटीशन, कुछ भी कहो आप। वहां पे एक सोनवणे नामक कोई युवा था, उसको बचाने संतोष देशमुख गए थे। थोड़ा बैकग्राउंड सुनने में आ रहा है कि कोई जमीन खरीदी और पवन चक्की के बारे में जो दलाल लोग अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसके ऊपर से कुछ बोलाचाली हुई और यहाँ तक कि वो कमीशन और वो सब लैंड का मामला है, पता नहीं, ये सुनी सुनाई कहानी है। अभी इसमें हमारे जो नेता थे कांग्रेस के स्टेट लेवल के, उन्होंने उसका निषेध किया है, प्रोटेस्ट किया है, धिक्कार किया है, और काउंसिल में, विधान असेंबली में उसका डिमांड किया है। और अभी देवेंद्र जी फडणवीस CM ने उनको कहा कि भाई उसकी इंक्वायरी कमीशन SIT भी लगेगी और जुडिशियल इंक्वायरी की होगी। तो ये ठीक है, चलो जल्द से जल्द सच सामने आ जाए। और इसके लिए अगर जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे बार बार उन्होंने कहा है। और हम अभी उनकी एक्शन की राह देख रहे हैं। गोपाल तिवारी जी, राहुल गांधी जी गए परभणी में,
राहुल जी का जाना अच्छा था, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन गोइंग दलित कस्टोडियल डेथ जो राहुल गांधी जी का आरोप है, दैट इज जस्टिफाइड। बट राहुल गांधी जी आगे जाकर कह रहा है कि आरएसएस वांट्स टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। ना परबड़ी में जो कस्टोडियल डेथ हो गया और आरएसएस से क्या संबंध है? बार बार आरएसएस को हर पॉलिटिसाइज करना, ये कहां तक ठीक है, कहां तक जायज है गोपाल तिवारी जी? सर, उनका कहने का मतलब यह है कि भी सत्ता में जो लोग बैठे हैं, देखो इसका बैकग्राउंड अगर हम समझते हैं तो जो संविधान के खिलाफ वहां पे कुछ हाथापाई हुई, संविधान को तोड़ मरोड़ गया, उसके ऊपर जो अम्बेडकरी जनता अपना रोष प्रकट के लिए बाहर आ गई। सर, ऐसा होना, पुलिस प्रशासन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, प्रिकॉशन नहीं रखना, ये सब बातें ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो बोले सर फिरा है, वो कोई आदमी है, तो उसके लिए तुरंत वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने सिचुएशन अंडर कंट्रोल लानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया सर। वो अनफॉर्चुनेटली जो शोषित, वंचित और अम्बेडकरी जनता है, उनका काफी रोष बढ़ चुका, वो बाहर आए। और ये जो बंदा है, ये जो सोमनाथ सूर्यवंशी है, वो संविधान का विद्यार्थी है, लॉ का विद्यार्थी है। वो जो घटना हो रही थी वहां पे, उसका वीडियो निकाल रहा था। सर, ये वीडियो निकालना को क्या मतलब, उसमें कौन सी खराब बात है? अगर आरएसएस का इन्वॉल्व हो गए, आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट क्या है उसमें गोपाल तिवारी जी? बिकॉज राहुल जी ने कहा, आरएसएस पे आरोप लगा कि आरएसएस वांट्स टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, ये कहने का मतलब जो रूलिंग पार्टी है, महाराष्ट्र में है, केंद्र में है, होम मिनिस्टर है, संविधान प्रति, अम्बेडकर जनतावती, शोषित, दलित, वंचितों के प्रति क्या भावना रखती है? अगर वो कुचलने का भाव रखती है, वो जो प्रोटेस्ट है उनका कुचलने का भाव रखती है, वो जो लड़का था, स्टूडेंट था, वो इनोसेंट था सर, कुछ भी, कोई उसकी बैकग्राउंड खराब नहीं, उसने किसी को मारा नहीं, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करना संविधान के, वो संविधान को बचाने के लिए तड़प रहा था, वो वास्तवता सामने लाना चाहता था, और वो संविधान के खिलाफ जो मोड़तोड़ हुई उसके खिलाफ मोर्चा था। जो ऑल रिलेटेड कहाँ आता है? संविधान। एक तरफ हम 75 इयर्स पूरे होने के बाद संसद में सब जगह उसका उत्सव मनाते हैं, और वो संविधान के लिए संघर्ष करने वाले लड़के को पुलिस इतना मारती है कि कोई आगे सबक ले ले कि ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसकी ये हालत होगी। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आया है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग उसका किया है पोस्टमार्टम का, और उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो जो डेथ है उसकी, वो उसको अस्थमा था, श्वसन विकार था, या सांस की तकलीफ थी। उसमें क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि उसके ऊपर इतना मार, उसके हड्डियां टूटी, और उसको पुलिस कस्टडी में इतना कुछ, उसको जख्म आने का सवाल ही क्या है? तो इसका सीधा मतलब है उसके माता पिता, उसकी फैमिली, उसके वो सब बोल रहे हैं, और पुलिस कस्टडी में मौत होती है। ये ज्यादा सीरियस इश्यू है। अगर व्यवस्था, सिस्टम कोई उसका बलि लेती है तो ये ज्यादा सोचने जैसी बात है। इसलिए राहुल जी वहां पे आए जी। और गोपाल तिवारी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि कस्टोडियल डेथ जो होती है उसकी वैसी इन्वेस्टिगेशन होती है एज ए मर्डर की हुई हो। दैट इज द लॉ, लेट्स बी वेरी क्लियर। एंड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज that death came about because of trauma caused by injuries. It says so. Anyway, we will see. सीएम कैसे उसको क्लीन चिट देते हैं पुलिस वालों को? Sir, कि ये ये सब सीरियस इशू है, इसीलिए एज ए अपोजिशन लीडर, but still इसका मतलब लेकिन गोपाल तिवारी जी, go, I'll come back to you, sir. जाएंगे, Sir, I'll come back to you. Let me go to Mr. Wagh. होने दो सर, मुझे मिस्टर वाघ के पास जाने दीजिए। वाघ साहब, आज की तारीख में जिस प्रकार, एक तो अंबेडकर जी का मसला हो गया नंबर 1, नंबर 2 बीड का मसला हो गया, तीसरा परभनी ना, तीनों चीजों के ऊपर कांग्रेस को और विपक्ष को काफी असला मिल गया है, बारूद मिल गया है आपके खिलाफ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या, कैसे देखते हैं इसको, वो जरा बताएं। अवधूत बात प्लीज। Rajiv ji, I first of all I want to know whether this program is in Hindi or in English. Both Hindi and in English and even Marathi, sir. It is exactly the way we speak.
at the outset, let me thank you, both of you, because in the very starting of this program, you praised Honorable Chief Minister for his involvement and his contribution in water sector. It It is is the truth, sir. evident. It is the It truth. is a yeah. It is a let me complete. It is Yes, sir. evident from the fact that irrigation department is divided into two parts. Previously, irrigation department was handled by one cabinet minister. This time they have divided irrigation department into two parts. Honorable Girish Mahajanji will be in charge of Tapi area and Konkan. At the same time, Radhakrishna Vikhe Patil will be in charge of Paschim Maharashtra and Vidarbha. This shows that instead of one, two cabinet ministers, that is also very senior cabinet ministers, are involved in irrigation department. It also indicates the seriousness of Devendra Fadnavis government towards water sector. That is point number one. Point number two, as far as RSS concerned and Rahul Gandhi concerned, let me remind all of you that the great grandfather of Rahul Gandhi banned RSS in 1948. His grandmother banned RSS in 1975. And when his party had a prime minister named P.V. Narasimha Rao in 1972, also RSS was banned. Not once, not twice, but in last 100 years of the uh, life of Rashtriya Sevak Sangha, Sangha was banned three times, and all three times the ban was removed unconditionally. I repeat, unconditionally. इसका इसका ए राहुल गांधी को समजता नाही. हम कभी कभी बोलते हैं की तुझ्या 10 पिढ्या अस्तित्वात आल्या तरी आम्हाला काही होणार नाही. At least for Rahul Gandhi, this is true for his 4 generations. His last 4 generation tried level best to destabilize RSS, but RSS is growing from nook and corner. अभी तीसरी बात आई है बीड की. जो बीड की आपने बात उठाई है, हम पॉलिटिक्स के बाहर जाके बात करेंगे. जी. We are talking about Maharashtra, the progressive Maharashtra, the industrious Maharashtra, the number one state as far as the industry is concerned. Industrialization will occur if and only if the industrialists start their industry in Maharashtra. But what is the scenario? Whenever you start when you start constructing a factory, the local gundas come, irrespective of the ruling government. I am not blaming any ruling government. I am not talking about today's scenario or yesterday's scenario. This is what is happening for last many years, irrespective of whether it is our government or whether it is Congress government. So my humble request is to see and go beyond party politics for the benefit of Maharashtra. Wherever you are starting a new factory, all the local gundas come and they say that, okay, I want a theka of supplying you cement, reti, vita, and everything. Somebody will come, I want security contract. Somebody will come, I want a factory or building construction contract. What happened at Bid? There was a company who wanted to install windmills, and naturally somebody came and started asking for 2 crore rupees ransom. So this is all Vyavahar. This is what is going on in Maharashtra. So why new industrialist will come and set up their factory in Maharashtra? And if nobody is coming forward, how the unemployment will get reduced? How the people will get employment? So to have or to generate employment, government is not enough capable of generating employment for each and everybody. So private industrial industries should come, should prosper, then only people will get employment. Yes. Now almost in every political parties व्यवहार आ गया है. People join political parties for self motives and to earn their own bread and butter. अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पहले जो समाज कार्य का एक अंग था,
अभी पैसा कमाने का आस्ते आस्ते अंग बन रहा है, इसके लिए सब होते हैं. लेट अस नॉट गो फॉर हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, व्हाट इज हैपनिंग. वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इवन द मीडिया ये देश में, ये महाराष्ट्र में जो अच्छी चीजें होती है वो दिखाते नहीं. कोई आग बुझाता है तो उसको दिखाएंगे नहीं, लेकिन जो आग भड़काता है उसको दिखाएंगे. व्हाट्सअप इसके WhatsApp, Sharad Pawar ji, he is everywhere. Parbani, he was in Bid. He said, I'll take care of the children's education. He was forefront where Markadwadi is concerned. Markadwadi, उन्होंने कहा, शरद पवार साहब ने कहा, this is going to be a revolution. जयप्रकाश नारायण जी का revolution था, यहाँ से revolution मरकड़वाड़ी से उठेगा. Now, how do you see at this age Pawar साहब being everywhere and having a hand in every kind of जो भी anti state के activities है या anti government, wherever there is a problem, Sharad Pawar is there. How do you see that, sir? जयप्रकाश नारायण 1974 में जब नवनिर्माण आंदोलन चालू हुआ, पहले गुजरात में, जी। और गुजरात में चिमन भाई पटेल नाम के चीफ मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा. जी. द सेम नवनिर्माण आंदोलन स्प्रेड ओवर बिहार एंड इट वाज अ स्टूडेंट आंदोलन, और जयप्रकाश नारायण ने उनको लीड किया. बाद में जयप्रकाश नारायण वाज अ फ्रीडम फाइटर, एंड after 1974 when the andolan spread over all over India, Indira Gandhi imposed emergency, and Indira Gandhi also put Jayaprakash Narayan behind the bar. At the same time, your honorable Sharad Pawar was the home minister of Congress ruled government in 1975. At that time, Shankar Rao Chavan was the chief minister and Sharad Rao Pawar was the home minister. And Sharad Pawar has put all Samajwadi, all socialist, all anti-Indira Gandhi Sangathan Congress leaders, RSS leaders behind the bar. And I'm ashamed to say that the same Sharad Pawar is now talking about Jayaprakash Narayan. He is the person who has put all Jayaprakash Narayan's followers behind the bar when he was a home minister of Maharashtra. Shame on him. And you are talking about Sharad Pawar. Don't talk about Sharad Pawar. शरद पवार कल क्या बात करते, आज क्या बात करते, कल क्या बात करेंगे. मैं लास्ट टाइम भी बताया, I know you have got fantastic knowledge in Sharad Pawar. Just want to invoke it. क्या बात करते हैं, क्या बात करेंगे वो. उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी ज्योग्राफी क्या है, उन्होंने क्या किया है, अपने सिवा और क्या किया है. वो जो पूना जिला का नेतृत्व करते हैं, उस पूना जिला में आज भी बहुत सारे आदिवासी लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा है, लाइट नहीं पहुंची है. आज भी जात पात मानने वाले हजारों लोग उधर है. आज भी छत्रपति शिवाजी जयंती के दिन पूना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जगह हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं. सो he could not take care of his own district. He is talking about Parabni, he is talking about Bid. I can't understand. He should take care of Pune district from where he is hailing from. He is saying that he is a national leader. All national leaders should take care of their home first. Sharad Pawar failed to take care of his home. His party is defeated in Marabati Vidhan Sabha Matdar Sangha. He was lost almost all seats in Pune. He has lost his battleground in Pune district, and now he is going to Parabni. He is going to Bid. He is most welcome. He can go. He can talk about the injustice as a leader of opposition party, not leader but from opposition party. He has got a right, but though he has got a political right, he has no moral right, and it is our duty to inform the new generation what Sharad Pawar has done during emergency and after emergency. The same Sharad Pawar who put all socialist, Sangatna Congress and BJP leaders behind the bar in 1975, the same Sharad Pawar joined hands with them in 1978 to form his government. So in 4 years' time, he changes his colors. So how we can believe Sharad Pawar? वो क्या बात करते हैं उसके ऊपर जरा भी विश्वास रखना मुझे तो नहीं लगता. एक चीज अब्दुल वाग साहब, एक छोटी सी चीज, क्योंकि आरएसएस की बात हुई, आरएसएस की बात करी और राहुल गांधी जी ने बात करी. एक छोटी सी चीज एक बार फिर अपने दर्शकों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं. एक बार फिर आरएसएस को 3 मर्तबा पाबंदी लगाई गई, लेकिन 1963 26 जनवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ इनवाइटेड द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे परेड. और
हमारे 300 के करीब 350 के करीब आरएसएस के वॉलंटियर्स जो थे दे पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड। उसके अलावा एक और छोटी सी चीज है, दिस इज ऑफ कोर्स नॉट वेल नोन, परहैप्स यू वुड बी नोइंग, आई एम नॉट श्योर। सर, द विवेकानंदा मेमोरियल at Kanyakumari, there is a Vivekananda memorial there. It is on the invitation of an RSS man who was the architect of the Vivekananda memorial that Mrs. Indira Gandhi came over there to inaugurate it. उसका इनॉग्रेशन, अनावरण जो किया इंदिरा जी ने, वो भी एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आर्किटेक्ट जो थे जिन्होंने उसको बनाया था, उनके इनविटेशन पे किया। वाघ साहब, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। सी, आपने जो विवेकानंद शिला का, विवेकानंद स्टैच्यू की बात की जी, उसके प्रणेता थे राष्ट्रीय सेवक संघ के वो सरकार्यवाह थे। सरकार्यवाह इज द सेकंड इन कमांड। इट इज लाइक अ मैनेजिंग डायरेक्टर्स पोस्ट। इट इज लाइक जनरल सेक्रेटरी पोस्ट। उनका नाम था एकनाथ जी रानडे। एकनाथ जी रानडे, he has taken a task and he has started Vivekananda Shila Samiti and started working in spreading the message and vichar of Swami Vivekananda. The Shila was inaugurated by the then President of India, Shri V. Giri. मेरे जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने पढ़ा है, वो वीवी गिरी साहब ने किया है, शायद इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया है। नहीं सर, वो आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरी, दिस इज द विवेकानंदा रॉक मेमोरियल। ये 1977 में हुआ। इंदिरा जी, वीवी गिरी साहब तब तक जा चुके थे, इंदिरा जी ने इसको इनॉग्रेट किया सर। अच्छा, दूसरी बात है, आपने 1963 का उल्लेख किया। इन 1962 इंडिया चाइना वॉर, जो नागरिक सेवा देने का काम था वो संघ ने किया। और उसी के साथ साथ 1965 में भी जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ, तब भी संघ आगे आया। और वो टाइम लाल बहादुर शास्त्री हमारे पंतप्रधान थे। राष्ट्रीय स्वयं संघ हैज डिस्चार्ज देयर ड्यूटी टू गिव the civic services during the war time. Even because of that, in 1971, when Bangladesh liberation war was fought against Pakistan, Indira Gandhi called upon Balasaheb Devras in 1971 and asked Balasaheb Devras to help in the relief measures. For Bangladeshi refugees. Yes. That's right. These are the three instances. And one more thing, in 1947, before partition, or 1947, I'm not very sure about the year. Either it is 47 or 48. Sardar Vallabhbhai Patel advised the then Sarasangha Chalak, Dr. Guruji, Golwalkar Guruji. And on the instruction of or on the request of Sardar Vallabhbhai Patel, Guruji flew to Kashmir and met the king of Kashmir, Maharaja Hari Singh. And Guruji convinced him not to go along with Pakistan and go along with Bharat. See, the problem was at that time, Rajivji, Kashmir was not connected with India directly. All the roads were connected to India via Lahore and via via Sialkot. Via Sialkot. Yes. Even the nearest airport was in Pakistan. That's so right. His problem, how he can communicate or he can go to India. So Guruji said that this problem can be solved in independent India. But once you get yourself connected with Pakistan, just think about what will happen to your people who are majority in Muslim, and what will happen to the people who are in Kashmir and who are Hindu. Getting convinced out of it, Raja Hari Singh has decided to go along with India. He was one of the people who certainly advised Maharaja Hari Singh, which is absolutely true. But all I'm saying is that we have to look at history in perspective. All I'm saying is we have to look at history in perspective. Sir, Gopal Tiwari ji, 1 second. Vyas Sahab has not spoken. I'll go to him, then I'll come to you. All I'm trying to say over here is that we have to admire the spirit of those people who are our founding fathers. Whether it is Pandit Nehru,
whether it is Sardar Vallabhbhai Patel, whether it is Guru Golwalkar, whether it is Maulana Abul Kalam Azad, everybody was a total nationalist. व्यास साहब, मैं गोपाल तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ. गोपाल व्यास साहब, होम मिनिस्ट्री मिली नहीं, उसको लेकर के काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे साहब को होम मिनिस्ट्री नहीं मिली. उसके अलावा अब उनको जो मिला है वो है अर्बन डेवलपमेंट एंड पीडब्ल्यूडी. आपके मुताबिक क्या जो थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति थी, तनाव कह लीजिए, सस्पेंस कह लीजिए, अंदरूनी बातचीत कह लीजिए, शिवसेना में जो हो रही थी, क्या अब वो समाप्त हो गई है सर? प्लीज व्यास साहब. बजाज जी, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि जो चीज निर्माता होता है ना, वो कभी अपनी ही बनाई हुई चीज के खिलाफ नहीं जाएगा. पिछले 2.5 साल से सफलतापूर्वक जो सरकार राज्य की चली और जिसके नेतृत्व में चली, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, तो कोई विवादित प्रश्न है नहीं. ये तय हुआ था कि चुनाव के बाद तीनों दल के विधायक, निर्वाचित विधायक बैठ के नेता चुनेंगे. उन्होंने चुन लिया. देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं. अब विभागों का बंटवारा, जब कोई गठबंधन की सरकार होती है, मैंने पिछली दफे भी आपसे कहा था, आपस में शीर्ष नेता तीनों दलों के बैठे, उन्होंने अपने विभागों का बंटवारा कर लिया. ठीक है, इच्छा सबकी होती है, किसको क्या मिला क्या नहीं मिला. गठबंधन की राजनीति में एक दल का वर्चस्व नहीं होता है. वहां आपस में बैठ के समन्वय से काम होता. समन्वय से उन्होंने विभागों का बंटवारा किया, शपथ ग्रहण हो गई. अब सभी मंत्रियों ने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया. अब विवाद है ही नहीं. बड़ी मजबूती से महायुति की सरकार चल रही है, चलेगी. महाराष्ट्र की जनता की सेवा, जो प्रचंड आशीर्वाद हमें मिला है, हम उसको अपना कर्तव्य निभा के करेंगे. कोई विवाद उस तरह का हमारे में न तो है, न था, न आगे भी होगा. व्यास जी, आज लाड़की बहन के दिसंबर का इंस्टॉलमेंट अनाउंस कर दिया सरकार ने. 35 लाख वुमेन आर गेटिंग द लाड़की बहन. दिसंबर का जो है इंस्टॉलमेंट मिल रहा है. तरह तरह के बातें हो रहे थे. कांग्रेस नहीं होगा, कांग्रेस इलेक्शन के बाद भूल जाएंगे, इलेक्शन के बाद वादे पूरे नहीं होंगे. तो ये आपने कंटिन्यू किया, सरकार ने आपका. And Ladki Bahan was absolutely an instrument where you got a comfortable sweeping majority where the state is concerned. But you kept your promise. नामबिहार जी, मैंने जब ये लाड़की बहन योजना आई थी, मुझे याद है बजाज जी ने मुझे प्रश्न पूछा था, जुलाई का महीना था कि ये चलेगी नहीं चलेगी. हमने कहा देखिए, इसको बजटरी प्रोविजन करके 46,000 करोड़ रुपया ईयर मार्क करके काफी सोच समझ करके समन्वय के माध्यम से लाई गई योजना है. ये जन कल्याण की योजना है, हमारी बहनों को सशक्तिकरण करने की योजना है, और इसको हम चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं और कंटिन्यू होगी. और आपने देखा चुनाव का आकर आचार संहिता लगी तो नवंबर का इंस्टॉलमेंट एडवांस में हमने पेमेंट किया, और ये वादा भी किया चुनाव जैसे ही खत्म हो गया कि तुरंत जैसे ही ये हमारे मंत्रिमंडल का वो विस्तार हो जाता है, उसके तुरंत बाद इसका डिस्बर्समेंट हो गया. वो आज हो गया. तो ये योजना, ये इंस्टॉलमेंट मिल गया, वो इंस्टॉलमेंट का सवाल नहीं है. तो लगातार निरंतर चलने वाली योजना है. और यहाँ तक कि हमारे विपक्ष के साथी जो एमवीए के थे, उन्होंने भी लास्ट में अपने अपने घोषणा पत्र में कहा, पहले विरोध किया, कोर्ट तक गए, बाद में कहा अगर हम आ जाएंगे तो 2100 रुपया देंगे, 3000 रुपया देंगे बहनों को. तो यानी उन्होंने भी समर्थन किया है. तो सवाल यह है कि ये जो अच्छी योजनाएं होती है, जो जन कल्याण की योजना होती है, महिला वर्ग को आगे ले जाने के लिए उनको सशक्तिकरण की योजना थी, वो कहीं रुकने वाली नहीं है. हमें तो अच्छा लगा जब एमवीए ने भी कहा हम आएंगे तो भी इसको आगे बढ़ाएंगे. तो ये योजना है नामबिहार जी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये योजना तो अब चल पड़ी. चाहे हम सत्ता में रहे या ना रहे, ये योजना चलेगी. जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक इस योजना का प्रश्न है, ये योजना तो चलेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है. नंबर 1. लेकिन नंबर 2, एकनाथ शिंदे साहब के पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है सर. एक पीडब्ल्यूडी और एक अर्बन डेवलपमेंट. तो housing also. He's got public works and housing, and he's got urban development. He's got, it's fantastic. So all three. So all I'm saying is, what do you expect? What do you think his priorities will be? क्योंकि priority तो बहुत है सर. PWD में तो इतना ज्यादा काम है, जितना कहा जाए उतना कम है सर. गोपाल तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लें, आ रहा हूँ आपके पास. जी क्या साहब. बजाज जी, जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हो, पार्सल उनके पास है. पार्सल शिवेंद्र राजे भोसले जी के पास है, जो सतारा के विधायक हैं. जी, इनके पास जो MSRDC जो है, वो आज से नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी पहले मुख्यमंत्री थे तब भी शिंदे साहब के पास वो डिपार्टमेंट था. खुद मुख्यमंत्री रहे तब भी उनके पास था. उद्धव ठाकरे जी की मिनिस्ट्री में थे तब भी वो डिपार्टमेंट उनके पास था. आज भी उनको पुनः दिया गया. दैट शोज हिज परफॉर्मेंस. सी, आई कांट इक्वेट हिम विद द परफॉर्मेंस ऑफ नितिन गडकरी जी एट द नेशनल लेवल, बट डेफिनेटली
ऑन द सिमिलर पाथ उन्होंने महाराष्ट्र के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक सपना देखा, एक जो विजन उनका विजन है, वो उस विजन को लेके आगे बढ़ रहा है, वो हमें दिख रहा है। चाहे वो कोस्टल रोड हो, चाहे हमारे अटल सेतु हो, ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, ये शिंदे जी खुद पर्सनली जहां जा करके वहां इंस्पेक्ट करते हैं टाइम टू टाइम और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं। तो ये उसको वो दिखाते हैं कि हाउ ही इज कमिटेड डीपली टू दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो वो उनका एक लाइकिंग का सब्जेक्ट है, उनका वो इतने वर्षों में उस डिपार्टमेंट में काम करते करते उनका एक पसंदीदा सब्जेक्ट बन गया और वो जनता को पसंद भी आ रहा है जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट महाराष्ट्र में इन कुछ पिछले कुछ सालों में हुआ है। तो ये महायुति की सरकार में एक अच्छा है कि उनको ये विभाग फिर से मिला है और आप देखेंगे महाराष्ट्र की सेवा में वो जिस तरह से पिछले कुछ अनेक वर्षों में उस विभाग के मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया। आने वाले 5 साल में भी शिंदे जी उसी लगन से, उसी मेहनत के साथ, जैसे मैंने कभी आपको पिछली बार भी कहा, ही इज नॉट फेसबुक लाइव मिनिस्टर, he was always face to face, he was available in entire Maharashtra, whether it is Vidarbha, whether it is North Maharashtra, whether it is Konkan, anywhere, everywhere, wherever he is required, he was there. He has gone where no chief minister has gone before. He has gone where no chief minister has gone before. He never considered himself as a chief minister. He always said, "I'm a common man." That's right. I still remember he climbed on top of that hill. अरे कोई जाने को तैयार नहीं था, सिर्फ एनडीआरएफ के जो लोग थे वो जा रहे थे. He was a common man. He will remain common man. Fantastic. जी, गोपाल तिवारी जी, इसके पहले कि आप अपने आप जवाब देना चाहते हैं 2-3 चीजों का, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज जरा कंसिडर करें। बीजेपी बार बार ये कहती है कि कांग्रेस हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। सर कुछ पॉजिटिव पॉलिटिक्स वो भी करिए ना। अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने भी फॉर एग्जाम्पल इंदिरा जी की तारीफ करी, पीवी नरसिम्हा राव की तारीफ करी। मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए सर। गोपाल तिवारी जी बोलिए। नहीं सर, ये तो बिल्कुल सही है आपका कहना, और मुझे नहीं लगता कि ऐसे बिना कुछ वजह कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ बातें भी है सर। देखो अभी 4-6 महीने ये सिस्टम का जो डेथ हुई है पुलिस कस्टडी में, ये बहुत सीरियस मामला है सर। और संविधान के लिए लड़ झगड़ने वालों को ऐसे कुचलना कितना सही है, आप ही बताइए मेरे को। उसके बाद कुछ दिन पहले जब वो अक्षय शिंदे था जिसने वो छोटी बच्ची के ऊपर अत्याचार किए थे सर, उसको 6 लोग पुलिस के साथ में रहते हुए उसको एनकाउंटर कर दिया। मतलब पुलिस कस्टडी में लोग जाते मरते हैं। एक बीजेपी के एमएलए गणपत जाधव जो एकनाथ शिंदे के गुट के वहां के जो प्रमुख है, वो भी गणपत गायकवाड़, ये शायद महेश गायकवाड़, उसके ऊपर गोली चला दी थाने पुलिस स्टेशन में। तो ये क्या हो रहा है सर? ये 4-5 महीने में बात है, वही के वही गवर्नमेंट है, वही महायुति है, अभी वापस ये लोग आए। तो ये सब सीरियस इशू है। अगर हमें लगता है कि पुलिस की सिस्टम में अगर ऐसी कोई लोग ऐसे कुचलने लगे तो क्या होगा। तो ये जो बात है, संविधान और एक अभिव्यक्ति आजादी है, हमें वो मेंटेन करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जलयुक्त शिवार योजना, तो मैं देखो, ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की असूलों की पार्टी है, और उसमें महात्मा गांधी जी ये मानते थे कि सिद्धांत बिना राजनीति एक पाप है। 7 सिंस, 7 पाप में से एक पाप है सिद्धांत बिना राजनीति। अगर आपको याद होगा तो 2-2.5 साल जो पहले हमारे सामने जो प्रस्ताव आया, और बाद में हम ऐसे ललचाए नहीं था कि हम झड़प के सत्ता में गए। जब इनका कुछ बना नहीं बीजेपी का और शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का, तो जब इन्होंने कोश्यारी को मिलके बात की कि हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते, तो हमारे सामने जो प्रस्ताव आया सामने से कांग्रेस पार्टी इतनी ललचाई नहीं थी। तो 1 महीने के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने गवर्नमेंट बनाई। उसमें हमने जल युक्त शिवार के सब फ्रॉड निकाले बाहर, उसकी इंक्वायरी कमीशन अपॉइंट हुआ। कई बातें ऐसे है कि ऑन पेपर जल युक्त शिवार का पैसा खर्ची मतलब स्पेंड हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां हुए नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2-2.5 साल के बाद किस तरह से ये गवर्नमेंट गिरा दिया गया। देखो सर, सामने वाला अपोजिशन है, उसका भी अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो कायम रखना चाहिए वो, क्योंकि वो जनता की दूसरी आवाज है। अगर आप सामने वाले पूछने वाले को ही खत्म कर देंगे,
साथ में लेंगे, मिल बांट के खाएंगे, ऐसा करेंगे तो अगर गोपाल तिवारी जी, सामने की पार्टियां, गोपाल जी, मेरे को सुने, अरे आप मेरे को हाँ बोलो बोलो, बात तो बोलो 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 बोलो। देखो, अगर आपकी आज का जो सालों साल बीजेपी में काम कर रहे हैं, वो बेचारों को मेन पोजीशन मिनिस्ट्री में पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा है, और ये अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के अभी कल परसों 14 से 29 तक 5 साल में जिन्होंने आपके खिलाफ बोला था, आपने जिनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए थे, उनके आप रेड कारपेट, तो ये जो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ गई? पार्टी विद डिफरेंस बोल रहे थे, आज कितने पोर्टफोलियो है जो आपने इनको संभाल दिए, मतलब लोगों के सामने गोपाल जी भी गोपाल जी, मैं आपसे यही पूछता हूं, एक सर्वे हो गया, एक सर्वे हो गया जिसमें राहुल गांधी जी जो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, राहुल गांधी जी जो संविधान को हाथ में लेकर दिखाना था, उन चीजों को रिजेक्ट किया। पोल ने, ये जो सर्वे हो गया उसमें दिखाया कि इनको रिजेक्ट कर दिया। अब मोदी जी के डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को, डेवलपमेंट पॉलिसीज को लोगों ने वोट दिया, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जिधर भी हो। तो दिस इज व्हाट दे आर शोइंग, बट एट द सेम टाइम आज ही 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर आए, 20 लाख घर महाराष्ट्र के लिए उन्होंने अनाउंस किया, 20 लाख हाउसेस। आज ही लाड़की बहन योजना 35 लाख। तो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने लगे और लोकतंत्र खतरे में है, ये रेटोरिक्स लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। दैट इज सर्वे सेज। गोपाल तिवारी जी। सर ये देखो, मेरे पास अखबार है परसों का, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में कई प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए। आयुष्मान भारत योजना में कहा कि एक केस बताइए पुणे शहर की, हम इनाम देते हैं। ये सब बातें हैं सर। अभी अगर आप बोलते हैं कि ये चुनाव जीते हैं, तो उसके बारे में डिस्प्यूट है। अभी देखो, जब जो हाईकोर्ट के आदेश के साथ हरियाणा चुनाव के जो कागजात देने हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है चुनाव आयोग ने, फेयर एंड फेयर चुनाव, पार्शल अनफेयर, मतलब ये जो बोला है उन्होंने, उसके बारे में अगर डॉक्यूमेंट देना है तो उन्होंने अमेंडमेंट किया कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है चुनाव आयोग में। सिंस इलेक्शन कमीशन इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, वो स्वायत्त संस्था है, तो उसमें आप इंटरफेयर करके ये चुनाव कैसे लड़े हैं, क्या लड़े हैं, ये सब बातें हैं ना। कई डिफरेंसेस है उसमें। ये कोर्ट में कई सारे केसेस पेंडिंग है। तो आप इतना जल्दबाजी में अगर आप कहेंगे कि इसके ऊपर वो आए हैं, तो ये सब सवाल भी तो सवाल रहेंगे ना। ये सब सवालों का जवाब लेकिन गोपाल तिवारी जी, आपसे सवाल ये है, मूल सवाल जो है वो ये है कि अंबेडकर जी को लेकर के अमित शाह जी ने जो कुछ भी कहा लोकसभा में, उसको लेकर के आपको आपत्ति है, आपको और अन्य पार्टियों को आपत्ति है। तो उस एजिटेशन का क्या हुआ? आप आंदोलन करने जा रहे थे, बहुत कुछ करने जा रहे थे, क्या हुआ उसका? असम में तो हुई है, 2-3 और जगह हुई है सर, आज भी हो गए, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर भारत में हुए, कल परसों हुए, आप हुए, आज ही हुए, सब जगह हो रहे आंदोलन। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे आंदोलन। और ये देखो, इनकी जो भावना है वो तो स्पष्ट हो गई, डिस्क्लोज हो गई कि इनकी जो मतलब संविधान के लैटरल एंट्री करना, और आप कहते हो संविधान का अवमान नहीं कर रहे हो, तो फिर ये तो सब बातें लैटरल एंट्री कैसे कर रहे हो आप? मतलब कई बातें हैं जो संविधान की हत्या हो रही है। तो इसी के बारे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का मतलब अगर जब देश को समझाना चाहते हैं, उसका क्या संविधान बोले तो क्या अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, हर एक का जो एक आजादी है, स्वायत्त संस्था की आजादी है। अगर आप उनको रिकॉर्ड देने से मना करते हो, रात को 20 दिसंबर को अमेंडमेंट लाके उसको मना करते हो रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट देने का, तो ये क्या मतलब है? ये तो संविधान की हत्या ही हो रही है ना, उसमें क्या? जी राइट। वाघ साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? You wanted to say something. Go ahead. You have given enough time to Gopal ji. Ji, please go and ahead. He has raised many issues. Let me give some examples about Rashtriya Swayamsevak Sangha. When Sudarshan ji, who was the 5th Sarasangha Chalak of RSS, when he was in command, he also praised Indira Gandhi
for his 1971 Let me Bangladesh. interrupt you. That's the picture, sir. Sir, on your screen, that is the picture of the RSS unit marching on Republic Day in 1963. That is the picture of the RSS unit, which had, I think, quite a few numbers. It looks hell of a lot more than 350. I'm not sure how many there were. But that is a rare picture, by the way, and it's a fantastic picture. Please go ahead, sir. Ji. I want to add to this Yes. that this particular march was along with a RSS Ghosh. RSS Ghosh means RSS band. RSS had Yes. got his own band. So this particular march was of फुल्ली ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में, आरएसएस के यूनिफॉर्म में रहे हुए आरएसएस के स्वयंसेवकों का आरएसएस के बैंड के साथ हुआ 1963 26 जनवरी Yes. 1963 का यह पिक्चर है. That's नाउ right. पॉइंट नंबर 2. जी. अभी चलो भूल जाओ कल की बातें, कल की बात पुरानी. तो मैं अभी गोपाल जी को बता रहा हूं कि आपके जो नेता है, जो वायनाड से जीते, बाद में उन्होंने वायनाड छोड़ दिया, प्रियंका जी को भी वायनाड ने जिताया. जब वायनाड को लैंडस्लाइडिंग हुई तब कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता उधर नहीं गया. उधर काम करने के लिए पहले पहुंचने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे. ये जरा देखो, हंसो मत, ये जरा ध्यान में रखो. वी डोंट नहीं, मैं बात बताऊं. प्रियंका जी अमित शाह जी के पास गई है मदद मांगने के लिए, पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया. प्रियंका जी अमित शाह के पास सब गोपाल जी को बोलने दो, उसके बाद बोलो ना. Please, when you are talking, I'm not disturbing you. Please don't disturb me. जी बोलिए, वाक साहब There is बोलिए. enough time. Please don't disturb me. You जी, have got बोलिए. ample time. You talk at your time. So, number one, when this happened, asking for a help from the government is something different. But voluntarily going and doing work is something different. Congress Seva Dal, you have got a wing of Congress Seva Dal. Why not a single Congress Seva Dal person was present? Now, there are proofs. There are proofs that RSS volunteers are working. Forget about that. Number two, you talked about the death in police custody. Let me remind you, our Jana Sangha's first president of Bharatiya Jana Sangha, who was also a minister in Pandit Jawaharlal Nehru's first ministry, Dr. Shama Prasad Mukherjee, was killed in police custody in Kashmir. Who is responsible for that? At that time, Kashmir was under you. It is under you. It is under you. You are talking about a person who you claim fighting for the safeguard of Bharatiya Samvidhan. But I am talking about the then industry minister, Dr. Shama Prasad Mukherjee, who was also the vice chancellor of Calcutta University. Such a studious person. The All India president of Jana Sangha was killed in police custody. You should know that, you should understand that, and you should also try to learn from history. When you are talking about the death in police custody, I am also going to tell you many instances where the Sangha Rashtriya Swayamsevak Sangha people were killed in police custody, including Kerala, where your Congress party is in power along with communists. Now, there are so many things. Your leader is very good in promoting or preparing question papers. Rahul Gandhi is expert in creating question papers, but he is unable to write a single answer paper. So, आज जनता मांगती है, लोग मांगते हैं, आपका और सोरोस का क्या संबंध है, आपका और आपके माताजी का और सोरोस का क्या संबंध है, कौन सी संस्था में आपकी माताजी और आप सोरोस के साथ काम करते हैं, ऑफिस बेरर है, वहां से करोड़ों रुपए आपको कैसे आता है, आपने जो भारत बचाओ आंदोलन के और कुछ घोषणा की, उसमें शामिल होने वाली कितनी संस्थाएं मार्क्सवादी, कम्युनिस्टवादी और नक्सलवादी संस्थाओं के साथ है. You are not doing a constructive politics, you are doing a destructive politics, anarchist politics. That is the reason you are reduced to zero. You know, Wag साहब, I wanted to ask you, because RSS के president मोहन भागवत साहब ने कहा कि आप अभी
मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कीजिए. That was a very, he said we need to show to the entire world how society, how we can move together forward. मोहन भागवत साहब ने कहा. But you know, संतों में राम भद्राचार्य जी है, चीफ प्रीस्ट ऑफ अयोध्या, there seems to be some slight discomfort. बोले कि मोहन भागवत जी नहीं बोलना चाहिए था. There has been occasions of totally जिस प्रकार से अत्याचार हुए थे पूरे सालों साल. Now how do you, क्या संत समाज में इसमें एक दरार आ गया है? You have seen both of them together. RSS को भी देखा, संत समाज को भी देखा. How do you see this? You are asking me? Yes. वाघ साहब. देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह हिंदू का संगठन है और हिंदू धर्म का, हिंदुओं का अलग और हिंदू धर्म का अलग. हिंदू धर्म का नेतृत्व अलग अलग पंथ के लोग करते हैं. आप देखिए तो यहाँ स्वामीनारायण नाम का एक पंथ है और बहुत सारे पंथ है, वो भगवान के उपासना पद्धति के बारे में कहते हैं. बट हिंदू संस्कृति, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम से हम काम करते हैं. जब इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ का जो मुसलमान है वो मुसलमान पंथ से भले इस्लाम की पूजा करता होगा, उसकी प्रार्थना पद्धति अलग है, लेकिन मूलतः उसका वंश हिंदुस्तानी है, इसके लिए वो हिंदुस्तानी है. वही बात रही क्रिश्चियनों की. भले वो यीशु ख्रिस्त की, मेरी की पूजा करते हो, उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन मूलतः वो हिंदुस्तानी, भारतीय और भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य हिस्सा है. इसीलिए उन्होंने कहा है कि अभी बहुत हो गया, अभी अपने प्रत्येक ठिकाणी मंदिरांच्या खाली, मशिदीच्या खाली मंदिर शोधण्याचे थांबवा. ही हॅज सेड, परत जे तुम्ही करतात, एव्हरी टाइम व्हॉट यू आर डुईंग, दॅट कॅन बी रिस्ट्रिक्टेड बारिंग फ्यू. नाउ इट इज अ हिस्ट्री, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट यू गो टू कुतुब मीनार. कुतुब मीनार में हमने लिखा नहीं है, भारतीय पुरातत्व खाते ने लिखा है और वहां एक स्टोन पे प्रचलित और प्रसारित किया है, जहां भारत सरकार लिखा है. उसमें लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐकब ने जब दिल्ली जीती तब अपने विजय का स्मारक करने के लिए यहां उन्होंने हिंदू मंदिरों का और बौद्ध मंदिरों का जो विनाश किया, उसके जो बचे कुचे भाग थे, पत्थर थे, उस पत्थरों से उन्होंने एक कुतुब मीनार बनाया है. ये मैं नहीं कहता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मिनट, लेट मी, और तब की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्लाइड करेक्शन. The mosque which is constructed right next to the Qutub Minar is the Quwwat al-Islam Mosque. That used the stones from the demolished Jain temples to construct that mosque. In fact, the idols and the figures and the engraved carvings are still there on that Quwwat al-Islam Mosque. अब आप बोलें सर, प्लीज. सर, it is not a correction, it is addition. जी बोलिए सर, प्लीज. So it is addition. You could have added after my completion. Sir, बोलिए. So I thought I'm doing something wrong. So एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब लिखा है जब कांग्रेस का शासन था. जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पंतप्रधान थे, तब उनके अंडर जो पुरातत्व विभाग था, उन्होंने वो लिखा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है. That means the government of Congress government also confirms and accept that Qutub Minar is also made up of the अवशेष of various Hindu and Jain temples. ये भारत का इतिहास है, भारत का सत्य है, और यदि हम ये सत्य छुपाने की कोशिश करते हो तो योग्य नहीं है. और दूसरी बात और आखिरी बात मैं कहता हूं, when we talk about emergency, Congress people are saying that why you are talking, अभिषेक मनु संघवी ने कहा था why you are talking about past, why you are talking about the past. अरे we are talking only 50 years old past, but you are talking about मनुस्मृति which is 5000 year past. जब आप 5000 बरस की बात करते हैं तो हमें 50 बरस की बात करनी पड़ेगी. यू हैव नो डेयरिंग. आप इतने हिंदुओं के खिलाफ है कि अभी 1 बरस हो गया राम मंदिर होने के बाद, आपका एक भी नेता राम मंदिर के पास नहीं गया. आप इतने हिंदुओं के खिलाफ है, आप इतने सरदार पटेल के खिलाफ है कि इतना बड़ा सरदार पटेल का स्मारक हुआ, आपका एक भी नेता वहां चला नहीं गया. आप वो है कि जिन्होंने राम सेतु एक गलत है बताया. आप वो लोग हैं जिन्होंने राम एक
काल्पनिक आदमी है बताया, आपने एफिडेविट दिया, आपके सरकार ने एफिडेविट दिया, जहां जहां जमेगा आपने राम का विरोध किया। जो नहीं है राम का वो नहीं है किसी काम का। ये भारत के 140 लोगों ने तय किया, प्रण किया, पण किया और आपको सत्ता से हकाल दिया। मैं कहता हूं आप जिंदगी में सत्ता में आने वाले नहीं है, ये मेरा वचन है आपको। आप कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आ सकते। व्यास जी एकनाथ शिंदे जी ने हाईलाइट कर दिया कि आरएसएस के साथ वो संबंध किस प्रकार से था। बोले कि शिवसेना और आरएसएस से आइडियोलॉजी बहुत मिलता जुलता है। तो संजय राउत ने आरोप करना शुरू कर दिया कि बाला साहब ठाकरे जी कभी ऐसे नहीं थे, बोले थे, और एकनाथ शिंदे जी। तो ये एक है, और दूसरा शिंदे साहब ने क्लियर कट उद्धव जी को कहा कि देखो 20 से 2 आने में वक्त नहीं लगेगा, अब भी आप सुधरिए। व्यास जी। नामबियार जी, मैं तो आज अच्छा लग रहा था कि ऐतिहासिक सारी हमको तो लग रहा था कि जानकारी मिल रही है, तो आज सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन अब शिंदे साहब वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आए 2.5 साल पहले, तो ये उस बात का प्रूफ है कि एक आइडियोलॉजी से भटक गए थे हम लोग उसके 2.5 साल पहले। 2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का विश्वास प्राप्त किया, और जब सत्ता के लालच में जाकर के हमारे उस समय के नेता ने कांग्रेस और अन्य दलों के साथ, जिसको बाला साहब ने कभी नहीं चाहा, उनके साथ सरकार बनाने का उनका काम किया। और जब हम वापस लौट के आए 2022 जून में और एक सरकार का गठन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री शिंदे जी बने और 2.5 साल वो सरकार चली, तो वो था विचारधारा का मिलन। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने जिन मूल्यों को, जिन विचारधाराओं को हमें दिया है, वो कहीं न कहीं आपने सही कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती जुलती विचारधारा है, और इसीलिए हम लोग साथ हैं, और इसीलिए इतनी मजबूती के साथ ये गठबंधन चल रहा है और चलेगा, और उसमें ये विचारधारा का मिलन है। इसलिए कहीं कहीं भटकाव हुआ था, वो 2 जून 2022 में खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग साथ में हैं और बड़ी मजबूती से उन्हीं विचारधाराओं को आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से जन कल्याण के काम, क्योंकि बाला साहब ने क्या कहा, बाला साहब ने कहा कि हमारी विचारधारा में आप आगे बढ़िए तो 80% जन कार्य करिए, समाज कार्य करिए, और 20% मात्र राजनीति का काम करिए। और आपने देखा कि हमारे वर्तमान नेता आदरणीय शिंदे जी के नेतृत्व में एक ही घोषित वाक्य है, जनता के बीच में रहो, जनता के लिए काम करो, और राजनीतिक जरूरत पड़ने पर जब सामने वाला कोई करे तो उसका मुकाबला करने के लिए राजनीतिक काम करो। वही हम कर रहे हैं, वही हमारी विचारधारा है, वही होना ही चाहिए। उसीलिए समाज कार्य में आते हैं। जैसे अवधूत जी ने पहले शुरू में कहा कि आजकल शायद विचारधारा बदल गई, लोग राजनीति में क्यों आते हैं, उनका उद्देश्य बदल गया। नहीं अवधूत जी, आपकी और हमारी विचारधारा जो है वो विचारधारा अभी भी उसी पे है कि हम लोग राजनीति में इसलिए है समाज के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें, रचनात्मक काम करें, जन कल्याण के काम करें, और उसी को लेकर के हमारा मजबूती के साथ गठबंधन है, और उसी विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और वही विचारधारा आरएसएस की है, वही विचारधारा हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना की है, जो वर्तमान में जिसका नेतृत्व बड़ी मजबूती के साथ विकास पुरुष के रूप में श्री एकनाथ राव जी शिंदे कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनता ने उसको ठप्पा लगा दिया 57 सीट जिता करके कि भाई असली शिवसेना कौन सी है। अब उसमें कोई विवाद नहीं है, आप समझे ना। तो विचारधारा की एक लड़ाई तो अब खत्म हुई। सावरकर भी एकनाथ शिंदे जी क्लियर कट कहा कि सावरकर के हमारे लिए बहुत, यानी हमारे दिल से लगे हुए चीज है, सब्जेक्ट है वो कांग्रेस। जिस प्रकार से आज नामबियार जी, सावरकर जी सिर्फ हमारे ही दिल से नहीं लगे, हिंदुस्तान के 142 करोड़ जनता के दिल से लगे। कोई उनको माने ना माने तो इसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सूरज की तरफ थूकेंगे तो आप पे ऊपर ही गिरने वाला है। तो स्वतंत्र वीर सावरकर का इतिहास है, उनका योगदान है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, उनको मानना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल भी मानेंगे। जैसे अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हरवाने वाले अब अंबेडकर जी का फोटो लेके सफेद टी शर्ट से ब्लू टी शर्ट में आकर के देश के कोने कोने में जाने लगे। तो अब वो ये ठीक है, समय आते हुए वो भी सावरकर जी को मानेंगे। मैं आप मुझे बुलाएंगे, उसी डिबेट में मैं जवाब दूंगा कि ये देखिए, ये जो स्थिति परिस्थिति को देख विचारधारा में बदलाव लाते हैं ना। सफेद टी शर्ट से ब्लू टी शर्ट फोटो, अम्बेडकर जी को 2 बार किसने हराया लोकसभा में। तो ये इतिहास है, इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। तो एक मैं बीच में डालता हूं, अम्बेडकर को जब फर्स्ट टाइम हराया ना साहब, तब 74,000 वोट्स इनवैलिड किए कांग्रेस ने, इनवैलिड किए। आपको मालूम है, कांग्रेस जब सिर्फ 14,000 वोटों से अम्बेडकर जी हारे मुंबई में,
74,000 वोट्स इनवैलिड किए, और वो 70,000 वोट्स में 60,000 वोट्स अंबेडकर के पक्ष में थे। और वो टाइम कांग्रेस का मित्र पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया श्रीपाद अमृत डांगे को उन्होंने खड़ा किया था और उनको 60,000 वोट मिला। तो कांग्रेस ने डिविजिव पॉलिटिक्स तब से खेलना चालू कर दिया था, और उसी से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को हराया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो टाइम जनसंघ ने उनके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सपोर्ट दिया। जनसंघ के लोग डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए काम करते थे। उस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सामने कांग्रेस ने अपना आदमी खड़ा किया, उनका नाम था काजोरोलकर। और एक बताता हूं, एक काजोरोलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के असिस्टेंट थे। उनको फुसलाया और उनको फुसला के उनके सामने खड़ा किया। मैं जाति की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन काजोरोलकर है चर्मकार थे और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है महार थे। तो दो बैकवर्ड क्लास के दो बहुत बड़े जो समाज है, उन्होंने फूट डालने का काम कांग्रेस ने किया। महार के सामने, बौद्ध के सामने चर्मकार को खड़ा करके मागास वर्गीय समाज का विघटन करने का काम कांग्रेस ने किया। और विचारों की लड़ाई लड़ते हुए लेफ्टिस्ट विचार सरणी के श्रीपाद अमृत डांगे, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को खड़ा किया, उन्होंने वोट खाए। एंड इतना भी नहीं तो 74,000 वोट्स इनवैलिड किए। एक कांग्रेस का इतिहास है। So that is nothing new as far as we are concerned. That happens. That has continued for a long time. गोपाल तिवारी जी, बार इतिहास में हम लोग जाते हैं तो देखिए साहब, हर तरफ पॉलिटिशियंस है, उस तरफ भी पॉलिटिक्स है, इस तरफ भी पॉलिटिक्स है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, आपके सामने मैं एक सवाल रखता हूं। कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई जितनी महाराष्ट्र में है आज की तारीख में। और हम लोग जब आप भी आते थे शो में, और कांग्रेस के कई और प्रवक्ता भी आए, उनके सामने जब हम लोग यहाँ पे, प्रदीप जी और मैं, जब हम लोग ये कहा करते थे कि साहब देखिए, आपके लोग जो हैं वो वोटर्स के पास नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं कर रहे। आपके सामने हम लोगों ने ये बात रखी, मैंने खुद ने ये बात रखी कि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कोई ऐसा तालुका नहीं है जहां पर संघ के और बीजेपी के लोग 3-3 बार ना गए हों एक वोटर के घर में। सर, तब आप माने नहीं। मैं आपसे फिर बोलता हूं, क्या अब कांग्रेस जाग गई है सर? गोपाल तिवारी जी प्लीज। मैं बोलूं क्या अभी? आप बोले सर, फ्लोर इज योर्स। हाँ बोलिए। एक तो बात है, अब 18वीं लोकसभा है समझो, तो इसमें से 3 बार बीजेपी जीती है, कम से कम 12-13 बार कांग्रेस जीती है, वो 5-5 साल के बाद जीती है। बिल्कुल। अगर 2-3 बार जीतने वाला अगर 15 बार 14 बार जीतने वाले को अगर चुनौती दे तो थोड़े हास्यास्पद है ना सर। 2014 में देश के ऊपर क्या कर्जा था, अभी कितना कर्जा बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। वैसे महाराष्ट्र की परिस्थिति है, देश में चुना लगा के कई लाखों करोड़ों रुपया लोग लेके भाग गए। अरे से ये क्या बात है, कौन सी बात है? और ये कौन से चुनाव है जो बिल्कुल खुले आम पे नहीं हो रहे? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है। रही बात अंबेडकर जी की, अरे आपको याद दिलाना चाहता हूं, अरे अंबेडकर का संविधान तो रामलीला मैदान में ये मनुस्मृति वालों ने जलाया था। गोलवलकर और सावरकर का क्या कहना था ये संविधान के बारे में? मनुस्मृति का समर्थन कर रहे थे, रामलीला में मैदान में जलाया था, निषेध किया था, पुतले जलाए थे। ये कौन सी बात कर रहे हैं आजकल? और आप कहते हैं, जब पंडित नेहरू जी ने एक जाना कि अंबेडकर जी को मसूदा समिति के ऊपर, ड्राफ्ट कमेटी के ऊपर अगर चेयरमैन करना है तो उनको पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा, तो बैरिस्टर जयकर को रिजाइन देके बंबई से चुनाव लड़वाया कांग्रेस ने, और उसके बाद वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन हुए। ये तो कांग्रेस का जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो प्रैक्टिकली जो एक योगदान है वो है, वो पूरा देश जानता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन सी ये है, मतलब कौन से सपने और कौन सी क्या तख्तेहीन बातें कर रहे हैं? मेरे को तो हंसी आ रही है, लोग पूरा देख रहे हैं। और उसके बाद
जब उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी निकाली तो हम कहते थे कि अंबेडकर जी कांग्रेस में आए। अगर पार्टी आरपीआई अगर बनती है, उनकी चाह है कि हम आरपीआई के तरफ से हमारा मिनिस्ट्री हो जाए, हमें पार्टी बहुमत मिला है, तो ये डेमोक्रेसी है। तो सामने कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो नहीं, आपने नहीं किया था क्या बीच में? शिवसेना के खिलाफ बीजेपी ने किया था ना। तो अगर वो चाहते थे कि आरपीआई का जो फाउंडर मेंबर जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खुद ही है, जब उन्होंने एक इच्छा रखी कि उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, तो उसमें कौन सी गलत बात की? डेमोक्रेटिक जो रूल है उसी के हिसाब से हमने किया था। और दूसरी बात, राम मंदिर, अरे कम से कम वो एहसान जताओ जिनका आजादी में संग्राम में ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल योगदान नहीं था। वो 450-500 साल से जो पुराना राम मंदिर का मसला है वो 70 साल में बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री, रिपब्लिकन कंट्री में न्याय व्यवस्था खड़ी हुई, तब से कम 50-60 साल में वो कम से कम राम मंदिर का मसला सुलझ गया। और उनको 5 एकड़ जगह दे दी उनको, बाबरी मस्जिद वालों को। और ये तो श्री रविशंकर भी बोल रहे थे कि अगर मेरे को मैं मध्यस्थी करता हूं तो ये मैं मामला सुलझ जाता हूं। बाकी हुआ क्या? आखिर वो जो 450 साल से अगर अभी भी देश को आजादी नहीं मिलती थी, हम ब्रिटिशों के गुलाम रहते थे, तो आज भी क्या राम मंदिर का मसला सुलझाता था जो 450 सालों से नहीं सुलझा था? तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री बनी, रिपब्लिकन कंट्री बनी, न्याय व्यवस्था बनी, कोर्ट बने तभी। और इसका श्रेय भी कांग्रेस को जाता है कि कांग्रेस ने आज इनको सत्ता मिल रही है, वो किसके योगदान पे? कांग्रेस ने आजादी में इनका क्या ताल्लुक था वो बताइए आप। एक सावरकर का नाम छोड़ के एक आजादी का एक फ्रीडम फाइटर बताइए कि जो आजादी के जंग में था, वो क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब एहसान फरमोश भी कितना होना चाहिए। लेकिन सर, यू आर लूजिंग द सोशल मीडिया बैटल सर, यू लूजिंग द नैरेटिव बैटल। गोपाल तिवारी जी, और आप बोल रहे हैं कि मंदिर के नीचे मोहन भागवत जी को मैं सैल्यूट करता हूं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन ये बात भी क्यों सोचते हैं? ये उस जब सोचना चाहिए थे। आप जब बोलते कि 3 बच्चे होने दो, अरे भैया आज के समय में 3 बच्चे होने दो, मतलब क्या एक बच्चों की स्कूल फीस वगैरह के लिए आदमी को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। सर करेक्शन, एक सेकंड, लेट मी करेक्ट गोपाल तिवारी जी। सर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना आप बोलिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे दिया संबल के ऊपर, अब जो प्रार्थना कानून था 1991 का, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऊपर स्टे दिया, तब ये बात करने लगे कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए। सर उसके पहले बोला सर भागवत जी ने उसके पहले बोला था। सर भागवत जी ने तो क्या क्या बोला था सर, अभी क्या बोले सर? एक चीज मैं आपको बता दूं सर, गोपाल तिवारी जी, अरे गोपाल तिवारी जी कभी सुन तो लिया करो यार, आप हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर। मेरी बात तो सुनो। मोहन भागवत जी ने जो 3 बच्चों की बात करी है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं करी है, याद रख लीजिए। उन्होंने कहा है कि इफ यू लुक एट द फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स which have occurred in Japan, which have occurred in Germany, which have occurred in China, you need to have at least 3 children, otherwise what will happen? ये सर एक जेनेटिक स्टडी है। अरे सर पूरी बात तो सुन लीजिए, एक जेनेटिक स्टडी है, द एंटायर रेस विल डिसअपीयर। अनाज दे रहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे, तो प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए ना। 80 करोड़ लोगों को हम बोल रहे कि 5 साल के लिए मुफ्त अनाज देंगे, तो हमारे देश की क्या जीडीपी है, क्या सोर्स है, ये सोचना नहीं चाहिए क्या? और वो हिंदू बहुल वो गलत कर रहे हैं क्या? तभी तो उन्होंने कहा 3 आपके मुताबिक वो गलत है सर? आपके मुताबिक फ्री में अनाज देना गलत है सर? क्या बोल रहे हैं सर? नहीं गलत। अरे तो 5-5 साल अब तो हमने लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। गरीबी हटाओ मतलब फेलियर, मोदी साहब ने कहा 25 करोड़ लोगों का। अरे हाँ हंसते क्या? गरीबी हटाओ वाज अ फेलियर। सर नोबडी इज प्रिवेंटिंग दोस पीपल फ्रॉम वर्किंग। कोई आंकड़े नहीं बताते।
अगर कोई दम रहता बात में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बताते थे ना। गरीबी हटाओ फेलियर है, इसलिए मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है। 81 करोड़ 4 करोड़ लोगों को घर देना पड़ रहा है, हर घर नल से जल देना पड़ रहा है, हर घर शौचालय बनाना पड़ रहा है, बिकॉज इंदिरा जी के गरीबी हटाओ फेल हुआ, मोदी जी का कहना है। बजाज जी खाली आधा मिनट। यस जी बोलिए सर, बोलिए। मैं भाई गोपाल तिवारी जी को सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने सर संचालक भागवत जी के विचारों को अपने आप से जोड़ा और उनको धन्यवाद दिया, उनको बधाई दी। नंबर 1 कल चलिए देर से आए तो उन्होंने ये कहा देखिए गोपाल भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, के नीचे मस्जिद नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है, मंदिर ये के नीचे डिबेट का मस्जिद तरीका नहीं चाहिए, है, ये कहा ये उन्होंने। डिबेट का तरीका नहीं है। अरे गोपाल तिवारी जी उनको बोलने दो यार, लगता है ये डिबेट का तरीका नहीं है। गोपाल तिवारी जी मैं बीच में बोला क्या, ये डिबेट का तरीका नहीं है गोपाल भाई। नहीं डिबेट में आओ तो जरा सही मेरे मुंह में गलत बयान मत डालिएगा। तो इंतजार करो ना जवाब देने के लिए। मत डालिएगा मेरे मुंह। गोपाल भाई इंतजार करो, मैंने इंतजार किया 20 मिनट आपका जवाब देने के लिए। आपको सही है नहीं तो आप गलत इसीलिए गोपाल तिवारी जी उनकी पूरी बात सुन लेना। सुनने गोपाल तिवारी जी उनकी पूरी बात सुन ले। बोलते हो सुनने के टाइम वॉकआउट कर लेते हो, इसीलिए ये हालत हो रही है आप लोगों सर गोपाल तिवारी जी पूरी बात सुन लीजिए ना, उनकी बात तो सुन ले। तो वो उनकी पंचलाइन अभी आने वाली है, पंचलाइन आने वाली है अभी जी। उन्होंने जो झूठी तारीफ करी है आपकी, उसके बाद असली बात अब आने वाली है। जी बोलिए, मुझे मालूम है क्या बोलने वाले, बोलिए। मैं यही कह रहा था कि धीरे धीरे जिस तरह से अंबेडकर जी की ब्लू कलर की टी शर्ट आ गई, सावरकर जी को भी ये मानेंगे, वो आए बहुत जल्दी निकट भविष्य में, क्योंकि इनकी व्यवस्था में सत्ता प्रमुख है, हमारी व्यवस्था में जनता की सेवा प्रमुख है। हम जनता की सेवा को हम प्राथमिकता देते हैं। 4 गुना कर्जा हुआ है, देश को चूना लगा के लाखों करोड़ लोग सर अमेरिका के ऊपर 20 गुना है, सर यूएसए में 20 गुना है। की संपत्ति अडानी के गले में उतार रहे हो। देखिए नहीं सोरोस की बात करता हूँ। सोरोस को 1919 में जब अटल जी थे तब उनको भारत देश की एंट्री मिली और सुप्रीम सीनेट में हमारे प्रवक्ता ने सोरोस के बारे में गोपाल तिवारी जी कॉन्फ्रेंस लेके चलिए, गोपाल तिवारी जी थैंक यू। अरे व्यास साहब उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ले, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। जेंटलमैन शांति, और उसमें शांति, जेंटलमैन टुडे इज क्रिसमस ईव, इन्वेस्टमेंट जॉय टू द वर्ल्ड, जेंटलमैन मोदी जी के काल में गोपाल तिवारी जी। सीनेट ने बताया बातें, क्या बात कर रहे हैं आप? बजाज जी डिबेट कंटिन्यू करिए, आई एम रेडी टू डिबेट। 1 सेकंड सर, सुशील व्यास जी। अरे व्यास जी 1 मिनट, अरे गोपाल तिवारी जी 1 मिनट यार, गोपाल तिवारी जी नाउ यू आर बीइंग डिलिबरेटली प्रोवोकेटिव। आप छानबीन क्यों नहीं कर रहे? आप खाली बोलो मत तिवारी जी, तैयारी करके आया कीजिए, तैयारी करके आया कीजिए। मैं तैयार हूँ। गोपाल तिवारी जी आप कह क्या रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप सोरोस के बारे में आपने किसी के ऊपर एफआईआर तक दर्ज किया, कुछ किया क्या? सिर्फ बोलते हैं। अरे सोरोस के बारे में क्या है? आपके पास तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई, ईडी है, तो वो नहीं करेंगे आप? अजित पवार तो करेंगे, क्यों वो आपके पास आया तो? अरे Gentlemen, I think we have come to the end of the show. इमोरलिटी की हद Gentlemen, we have come to the end of the show. Avdut Wagji, it's a great pleasure always listening to you. Wonderful. Thank you, sir. Thank you very much. Sushil Vyas ji, really and truly wonderful. सुशील व्यास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज यूजुअल सुशील व्यास जी बड़ी तहजीब से, बड़ी तमीज से बात करते हैं और अपना पॉइंट सामने रखते हैं। गोपाल तिवारी जी, आई एक्सक्यूज यू फॉर द फैक्ट कि आप सैंडविच हो गए थे 2 लोगों के बीच में, इसलिए आपको हक है जबरदस्त तरीके से बोलने का। बट हैट्स ऑफ टू यू, यू डिफेंडेड योरसेल्फ रियली वेल। वंडरफुल सर। सोरोस के बारे में इन्होंने, अरे सर सोरोस सर जॉर्ज सोरोस आपका दोस्त है क्या? उसको भी इन्वेस्टेड किया क्या? बताइए ना। नहीं अभी इनके पास सब कुछ है ना सर, उसके बारे में बात करेंगे ना अगले शो में, अगले शो में बात करेंगे ना सर। वील टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट शो। भविष्य के गर्भ में भी कुछ छुपा रहने दीजिए सर। जॉर्ज सोरोस जो है वो भी एक पॉलिटिकल चाल है सर, अब क्यों सीरियसली लेते हैं आप? थैंक यू सो मच गोपाल तिवारी जी, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
एंड बाय द वे मेरी क्रिसमस, Merry बड़े Christmas दिन to all. की Yes. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Really and truly loved it. And of course, Trustra Engineering to get rid of Sushil Vyasji when he was saying Jai Bhavani, Jai Shivaji, right? Wonderful. Really and truly wonderful. You would have kept him on for at least another 30 seconds or 20 seconds, but you decided not to. I think everybody is in a hurry to go to church. I think. मुझे ऐसा लगता है सर मिडनाइट मास के लिए सब लोग जाना चाहते हैं, मुझको ऐसा लग रहा है जाना है, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। That's it, that's all we've got for you in tonight's show. भैया आप जरा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। और वो घंटी भी बज गई है, बेल आइकन पे क्लिक करें so that you get updates each time there is an update from the channel, so that you get it. और कमेंट जरूर करें, प्लीज डू कमेंट, send in your comments in whatever language you feel like, in whatever colorful way you feel like. That's it, that's all we've got for you, and Merry Christmas to all of you. Joy to the world. Jesus the Christ is about to be born. The Savior is coming. Merry Christmas to all. और जैसे Valentine's स्वामी विवेकानंद all of कहते you. थे, और जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा, हम ही एक ऐसा देश है जहां पर हम मानते हैं कि हर मजहब सच्चा है, हर मजहब सच्चा है, हर धर्म बिल्कुल सच्चा है। इसलिए हिंदुस्तान में हर धर्म की मतलब उतनी ही इज्जत होती है, नहीं साथ में आदर उतना ही होता है बिल्कुल। जितना आप खुद के धर्म के लिए करते हैं। That of course is Swami Vivekananda. That's it, that's all we've got for you in tonight's show from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.